हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम यूपीएससी सीएससी 2024 की अर्थशास्त्र के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता चूक डिफ़ॉल्ट का जोखिम बढ़ाता है। फिर कथन 2 है सामूहिक ऋण एक नियत राशि एकमुश्त निधि हो सकता है, किंतु ऋण व्यवस्था क्रेडिट लाइन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट है उसमें क्या बोला है, सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता चूक या डिफ़ॉल्ट को बढ़ाता है। ये एकदम सही बात है। सामूहिक उधार क्या होता है, जब दो बैंक या फिर कोई दो ग्रुप्स मिलके उधार देते हैं। ये उधार जो करता होते हैं, इसमें कोई गवर्नमेंट हो सकता है या फिर कोई फर्म हो सकता है, ठीक है। तो सामूहिक उधार ऐसे लोगों के लिए रहता है और डिफ़ॉल्ट जोखिम को बढ़ाता है। ये ठीक है, फर्स्ट कथन सही है, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, क्रेडिट लाइन नहीं हो सकती। क्रेडिट लाइन हो सकती है। एक नियत राशि एक मुश्त निधि हो सकता है और क्रेडिट लाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर नंबर सी, ठीक। अब देखते हैं, एक सामूहिक उधार दो या दो से अधिक बैंकों द्वारा उधारकर्ता को दिया जाता है, जिसे प्रतिभागियों के रूप में जाना जाता है, जो एकल ऋण समझौते द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऋण आमतौर पर एक बैंक एजेंसी बैंक द्वारा समूह सदस्यों की ओर से प्रशासित किया जाता है। सामूहिक उधार उधारदाताओं के एक समूह द्वारा जारी किए जाते हैं, जो एक प्रमुख उधारकर्ता जैसे कि एक फर्म, एक व्यक्तिगत पहल या सरकार को ऋण देने के लिए। व्यक्तिगत पहल से मतलब स्टार्टअप है, ये स्टार्टअप को फंड करते हैं सामूहिक उधारदाता। सामूहिक उधार का मुख्य उद्देश्य उधारकर्ता के डिफ़ॉल्ट जोखिम को कई उधारदाताओं, बैंकों या संस्थागत निवेशों जैसे पेंशन फंड एवं हेज फंड में वितरित करना है। अतः कथन एक सही है। हेज फंड में वितरित करेंगे तो क्या बढ़ेगा, जोखिम और डिफ़ॉल्ट बढ़ेगा। फिर ऋण एक नियत राशि एक मुश्त निधि ऋण व्यवस्था क्रेडिट लाइन हो सकती है, ठीक है। अगला है डिजिटल रुपए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी किया गया राष्ट्रीय सॉवरेन मुद्रा है। यह आरबीआई के तुलन पत्र पर देयता के रूप में दिखाई देता है। यह अपने डिज़ाइन से ही मुद्रास्फीति से विरुद्ध बीमाकृत है। यह वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। तो देखिए, यहाँ पे डिजिटल मुद्रा क्या होती है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा होती है जो रियल मुद्रा के बराबर ही वैल्यू रखेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2 और 4। यह अपने डिजाइन से ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत है, नहीं है ऐसा कुछ भी, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डिजिटल मुद्रा से तात्पर्य एक ऐसी मुद्रा से है जो किसी भी मुद्रा से है, मतलब एक ऐसी किसी भी मुद्रा से है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हो। डिजिटल रुपया आभासी मुद्रा है जो भौतिक मुद्रा के समान ही उद्देश्य पूरा करती है। डिजिटल रुपया केंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है जिसे आरबीआई द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विनियमित किया जाता है, जो पारंपरिक मुद्राओं से जुड़ी स्थिरता और विश्वास को बनाए रखता है। डिजिटल टोकन के रूप में डिजिटल मुद्रा ERR विधिमान्य मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार डिजिटल मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई एक संप्रभु मुद्रा है। यह आरबीआई तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट पर एक देयता के रूप में दिखाई देता है। इसे उसी मूल्य वर्ग में जारी किया जाता है जिसमें वर्तमान में कागजी मुद्रा और सिक्के जारी किए जाते हैं। अतः कथन 2 सही है, ठीक है। यह अपने डिजाइन के कारण मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत नहीं है, अतः कथन 3 सही नहीं है, ठीक है। मुद्रास्फीति को कैसे कोई रिप्लेस कर सकता है? मुद्रास्फीति को तो तब रिप्लेस करेंगे ना जब हम उसी के बराबर में चीज़ों को बनाएंगे, तब चीज़ों का रेट घटेगा, ज़्यादा उत्पादन से उनके मूल्य में कमी आएगी, जिससे मुद्रास्फीति कमी होगी। अब कोई एक मुद्रा मुद्रास्फीति में कमी नहीं कर सकती, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि डिजिटल रुपया मूलतः भौतिक रुपये जैसा ही है, केवल डिजिटल रूप में है और 1:1 के अनुपात में विनिमय योग्य है। रुपये सहित भौतिक मुद्रा भी मुद्रास्फीति के प्रति संवेदनशील है। जैसे माल और सेवाओं की कीमत बढ़ती है, रुपये की क्रय शक्ति घटती जाती है, ठीक है। फिर ये है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है। चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों? तो केवल एक। चावल और गेहूं के निर्यात के लिए ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। कई ऐसे छोटे देश भी हैं जो आयात निर्यात करते हैं, पर वो जरूरी नहीं है कि वो ग्रेन्स काउंसिल के सदस्य हैं। लेकिन भारत क्या है, ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है, ठीक है।
इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल एक अंतर सरकारी संगठन है जिससे निम्नलिखित उद्देश्य हैं: अनाज के व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा, अनाज क्षेत्र में विस्तार के साथ पारदर्शिता तथा निष्पक्षता को बढ़ावा, अनाज बाजार की स्थिरता में योगदान देना तथा विश्व खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है, अतः कथन एक सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उबरने में सफल हुआ और अपने लोगों को वे दूसरे देशों में पलायन प्रवास करने से रोकने में भी सफल हुआ। कथन 2 है, वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। देखिए यहाँ कथन एक सही है। हाल ही में मतलब लगभग 2023-24 के बीच में वेनेजुएला में संकट आया था। ठीक है, जिससे वह मतलब क्या हुआ, उबरने में सफल हुआ, लेकिन उसके पास सबसे बड़े तेल भंडार नहीं है। तेल भंडार है पर सबसे बड़े तेल भंडार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कथन नंबर, अच्छा, वेनेजुएला के पास सबसे बड़े तेल भंडार हैं और वो सफल नहीं हुआ है। पलायन के साथ वेनेजुएला में वो, अच्छा, उबरने में सफल हुआ पर पलायन प्रवास को रोकने में सफल नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ों में घुमा रहा है, तो हमको उसी पॉइंट को पकड़ना पड़ता है। 7.72 मिलियन से अधिक लोगों के पलायन के साथ वेनेजुएला में शरणार्थी संकट लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ा विस्थापन संकट है और विश्व में सबसे बड़े संकटों में से एक है। 7.72 मिलियन लोगों में सब लगभग 84% लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में बस गए और उन्हें भोजन, आवास तथा आजीविका के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वो लोग शिफ्ट हो गए हैं। और क्या है, वेनेजुएला कच्चे तेल के निक्षेप में 304 बिलियन बैरल के करीब पहुंच गए हैं, जो विगत दशक की शुरुआत बनाए गए आंकड़ों से 3 गुना से भी अधिक है। बदले में वेनेजुएला ने विश्व भर में सबसे बड़ा कच्चा तेल निक्षेप होने का दावा किया है, जो कथन 2 सही है। अभी दावा किया है सबसे बड़ा तेल निक्षेप होने का। ठीक है, फिर अगला अगला क्या है, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करती है। इस योजना के अंतर्गत इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करती है। किसमें? डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख। इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति मानचित्र डिजिटलीकृत किए जाते हैं। स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यंतरित करने की पहल की गई है। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण वित्त पोषित डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, जिसे पहले राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के रूप में जाना जाता था, को 1 अप्रैल 2016 को पुनः डिज़ाइन किया गया और साथ ही में इसे केंद्रीय क्षेत्रक योजना बना दिया गया। अतः कथन एक सही है। भू संपत्ति मानचित्रों का डिजिटलीकृत DILRMP के प्रमुख घटकों के गतिविधियों में से एक है। कथन 2 सही है। देखिए यहाँ तीनों सही है। ठीक है, कोई भी संविधान में वर्णित कोई भी भाषाओं में से जो अनुसूची 8 है वो हमारी 22 संवैधानिक भाषाओं के बारे में बताता है। इनमें से किसी में भी हम क्या करते हैं, भूमि अभिलेख को लिप्यंतरित कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों से संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्थिक गतिविधि और सेक्टर। कृषि उत्पाद का भंडारण द्वितीयक सेक्टर, डेयरी फार्म प्राथमिक सेक्टर और खनिज की खोज तृतीयक सेक्टर, कपड़ा बुनाई द्वितीयक सेक्टर। कपड़ा बुनाई द्वितीयक सेक्टर नहीं है क्योंकि कपड़ा बुनाई एक उद्योग के अंतर्गत आएगा। अच्छा, द्वितीयक सेक्टर है। कृषि उत्पाद और भंडारण, इनमें से कितने सही हैं? इनमें से केवल 2 सही लग रहे हैं। तो डेयरी फार्म प्राथमिक उत्पाद है, भंडारण को द्वितीयक में नहीं लेते हैं, भंडारण को तृतीयक में लेते हैं। और खनिज की खोज तृतीयक नहीं आएगा, ये प्रथम आएगा। ठीक है,
अर्थव्यवस्था कृषि उत्पादन भंडारण को तृतीयक या सेवा क्षेत्र में रखा गया है। तृतीयक से या सेवा क्षेत्र उत्पादन प्रक्रिया को सहायता प्रदान करता है। इनमें उत्पादों का परिवहन, भंडारण, विपणन और बिक्री शामिल है। अतः कथन एक सही नहीं है। डेयरी प्राथमिक क्षेत्र के लिए है और भारतीय अर्थव्यवस्था में खनिज अन्वेषण प्राथमिक क्षेत्र में है। कपड़ों की बुनाई द्वितीयक सेक्टर में है। ठीक है, तो केवल 2 सही हुए। भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वस्तु और श्रेणी। किसान का हल कार्यशील पूंजी, कंप्यूटर स्थिर पूंजी, बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत स्थिर पूंजी, पेट्रोल कार्यशील पूंजी। देखिए यहाँ पे बुनकर द्वारा सूत कंप्यूटर स्थिर पूंजी में कथन आंसर है केवल 2। तो अब इसको देखते हैं हम। किसान का हल कार्यशील पूंजी होती है। देखते हैं इसकी व्याख्या। भौतिक पूंजी से तात्पर्य उन परिसंपत्तियों से है जो किसी संगठन के स्वामित्व में होती हैं तथा उसी के द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे भवन, मशीनरी और वाहन इत्यादि। उपकरण, मशीनें, इमारतें, हल, जनरेटर, ये सब क्या आदि उपयोग में कई वर्षों तक उत्पादन में किया जाता है, इसीलिए इसे स्थिर पूंजी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहे, ये स्थिर पूंजी है। हल स्थिर पूंजी है। अब क्या है, कंप्यूटर भी स्थिर पूंजी है, तो कंप्यूटर वाला सही हो गया हमारा। कंप्यूटर वाला सही हो गया। ठीक है, खेती का हल एक स्थिर भौतिक पूंजी है और कंप्यूटर व्यवसाय के लिए परिसंपत्ति किया जाता है या लंबे समय तक व्यवसाय में सेवा देता है, इसीलिए स्थिर पूंजी है। और जो कम समय के लिए देगा वो स्थिर पूंजी नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसमें लास्ट देखते हैं। जो सूत है वो स्थिर पूंजी नहीं होता है, क्योंकि सूत का तो हम कपड़ा बना देते हैं, तो वो हमें हमेशा थोड़ी काम देगा। अब अगला है विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों के लिए कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों के लिए बोर्ड सदस्यों के कम से कम 50% भारतीय नागरिक होने चाहिए। आंसर है इसका केवल 2। 50% भारतीय नागरिक होने चाहिए भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों के लिए, और कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि बैंक ये निर्धारित आरबीआई निर्धारित करता है कि न्यूनतम पूंजी आपके पास इतनी है, होनी ही चाहिए जो आपको रखना है अपने पास, जिससे हम कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब की गणना करते हैं। भारत में विदेशी बैंकों द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के लिए नियम। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के लिए आरंभिक न्यूनतम प्रदत्त मताधिकारी इक्विटी पूंजी 5 बिलियन रुपए होगी, अतः कथन एक सही नहीं है। न्यूनतम पूंजी 5 बिलियन रुपए यानी कि 50 करोड़। यह सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार में स्थापित विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के निदेशक मंडल स्थानीय संस्था के सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। आरबीआई अन्य देशों में सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप यह आदेश दे सकता है कि 50% से कम निदेशक भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक न हों। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CSR सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CSR नियम निर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को CSR कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। CSR नियम CSR कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को निर्दिष्ट नहीं करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से सही हैं? तो देखिए यहाँ पे कथन केवल एक सही है, केवल 2 सही नहीं है, मतलब 2 सही नहीं है। CSR नियम CSR कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को निर्दिष्ट नहीं करते हैं। ठीक है, कंपनी नियम 2014 के नियम 21D 4 में कहा गया है कि कंपनी के कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाली कोई भी गतिविधि अर्हत CSR गतिविधि नहीं मानी जाएगी। नियम के अनुसार कर्मचारियों के लाभ के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित की गई कोई भी गतिविधि कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाली गतिविधि मानी जाएगी। ठीक है, फिर ये 2% व्यय करेंगे, कम से कम 2% व्यय कर सकते हैं। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में
संपार्श्विकीकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित। देखिए ये जो कुछ टफ वर्ड होते हैं ना, इसको आप इंग्लिश में भी देखा करिए। इंग्लिश में ये इजी लगने लगता है। तो आप अगर यूपीएससी प्रीलिम्स दिला रहे हैं या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस दिला रहे हैं, तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी एक बार पढ़ लीजिए। क्या पता जो क्वेश्चन हिंदी में समझ में ना आ रहा हो वो क्वेश्चन इंग्लिश में आ जाए, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स ना कुछ मतलब अच्छे होते हैं कुछ कुछ। जैसे यहाँ पे संपार्श्विकीकृत उधार लेन देन, अब ये बहुत ज़्यादा हाई फाई वाला हिंदी हो गया है, ठीक है। अब इसका इंग्लिश यहाँ पे तो नहीं लिखी हूँ पर बताऊँगी। बॉन्ड बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार, किससे लिखत इंटरेस्ट है? बॉन्ड बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार, शेयर बाजार। तो ये किससे है? मुद्रा बाजार से रिलेटेड है। व्याख्या देखते हैं इसकी। संपार्श्विकीकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व मुद्रा बाजार के लिखत हैं जो ऋण की शर्तों और शर्तों के संबंध में उधारदाता और ऋणदाता के बीच दायित्व का प्रतिनिधित्व करता है। CBLO किसी भी विशिष्ट देश में अंतर बैंक कॉल मनी मार्केट का उपयोग करने से प्रतिबंधित लोगों को अल्पकालिक मुद्रा बाजारों में भाग लेने की अनुमति देता है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL ने 20 जनवरी 2003 से संपार्श्विकीकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व नामक एक मुद्रा बाजार लिखत प्रस्तुत किया। विकल्प सी सही है, ठीक है। तो इस प्रकार आज हमने क्या इतिहास के प्रश्नों की चर्चा की। अगले भाग में हम या तो 2023 के इतिहास प्रश्न लेके आएंगे या तो फिर क्या करेंगे 2024 की भूगोल के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो अगर आप विद्यालय इसमें नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।